नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को, मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आज हम लोग पांच भौतिक चिकित्सा में हम लोग जो षट क्रियाकाल पढ़ रहे हैं, यह आप सब लोगों ने पढ़ा ही है, कॉलेज डेज में सबने पढ़ा है। ऐसा कोई भी किसी को भी ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं है, सबने पढ़ा है। लेकिन हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं कि अभी हम क्योंकि प्रैक्टिस में आ गए हैं तो उसका क्या महत्व है। तो मैं अभी 1 मिनट सभी लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद में आप लोग भी शुरू कर दीजिएगा। जो लोग भी बोलना चाहते हैं हैंड रेज करिएगा अनम्यूट करके, और आप लोग चर्चा में शामिल हो सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर 1 मिनट में लेके आता हूँ। हम लोगों ने 5 क्रियाकाल पढ़ लिया है। क्रियाकाल का मतलब क्या है कि चिकित्सा करने का टाइमिंग। तो हम लोगों ने संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्ति, रूपावस्था तक हमने देख लिया। अब आता है भेदावस्था, जिसमें हम एकदम परफेक्टली डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं कि ये ज्वर जो है वात ज्वर है या पित्त ज्वर है। उसको हम लोग अभी हम पढ़ेंगे और उस पर और चर्चा करेंगे। मैंने बहुत सारे ग्रंथों का रेफरेंस लेके बहुत सारा पढ़ाई किया है, आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ। तो इसमें मेरी भी बहुत मेहनत है, आप लोग भी मेहनती हैं, आप लोग भी बताइएगा अपना अपना मत। तो इसमें बोल रहे हैं षष्टम क्रियाकाल भेदावस्था, सुश्रुत सूत्र स्थान 21 चैप्टर में 35 नंबर का श्लोक है। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद है, मौलिक सिद्धांत है। तो इसमें बोल रहे हैं अत ऊर्ध्व मेते शाम अवतीर्णा नाम व्रण भावानाम आपन्ना नाम षष्ठः क्रियाकालः जोरातिसार प्रभृति नाम च दीर्घ कालानुबंधः तत्र प्रतिक्रियमाणे असाध्यता मुपायंती। इसका मतलब यह है कि इस अवस्था में व्यक्त हुए रोग में स्थित दोषानुबंध स्पष्ट रूप से सामने आने लगते हैं। मतलब सब क्लियर क्लियर पिक्चर होने लगता है कि वातज ज्वर है तो रुक्षता आएगा, शूल होगा तो उद्वत वेदना होगा, सूचिवत वेदना होगा, और पित्तज विसर्प है तो इसमें क्या होगा, दाह पाक ज्यादा होगा, औदुंबर कुष्ठ होगा, तो यह पित्तज विसर्प होगा। जो है वो अचूक निदान हम लोग कर सकते हैं। इस काल में चिकित्सा करना षष्टम क्रियाकाल है। अभी इन्होंने ये जो बताया कि षष्ठ क्रियाकाल का ज्ञान का महत्व क्या है, तो उसको हम लोग पहले देखते हैं, फिर मैं अपना कुछ जो मैंने नोट्स बनाए वो मैं बताऊंगा। इसमें बोल रहे हैं कि षष्ठ क्रियाकाल का अभ्यास से व्याधि निर्मित प्रक्रिया अच्छे से समझ आती है कि किस तरह से व्याधि हुई है। इसको एनालिसिस करना, समझना बहुत ही जरूरी है और इस पे ध्यान देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पेशेंट आए, हमने सिम्टम बताए और दवाई लिख दिया बस हो गया, ऐसा नहीं है। पूरा संप्राप्ति समझना, हेतु का अभ्यास करना, संप्राप्ति समझना बहुत ही जरूरी है। अभी आप लोगों को याद होगा, एक वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी फरीदाबाद के एक फार्मासिस्ट अंकल को लेके आए थे। तो हमने उनको कहा, उन्होंने आरोग्यवर्धनी वटी और पुनर्नवा मंडूर कुछ 1.5 साल से खा रहे थे, और उसको खाने के बाद भी उनको लिवर सिरोसिस हो गया था। तो हमने पूरा केस समझ के उनको कहा था कि बिना भूख के मत खाइए, लंघन करिए। तो आज उनका फोन आया मुझे, और मिश्रा जी का भी फोन आया कि उनको भूख लगने लगी है, वेट कम भी हो गया है, आम पचन हो गया है। तो हमने जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किया ना, ये एकदम परफेक्ट है।
षड क्रियाकाल नहीं पढ़ेंगे तो हमें व्याधि निर्मिति कैसे हुई है समझ ही नहीं आएगा। केवल सिरोसिस के लिए पुनर्नवा मंडूर और आरोग्यवर्धनी से काम नहीं होगा, हमें व्याधि समझना बहुत जरूरी है। और मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है वहां व्याधि निर्मिति में, यह भी हमें देखना जरूरी है। तो व्याधि किस अवस्था में है, इसका ज्ञान होने से यथायोग्य चिकित्सा उपक्रम निश्चित किया जा सकता है। षट क्रियाकाल का सूक्ष्म अवलोकन करके प्रारंभिक दोष, दूष्य, अवयव इनकी निश्चित हो सकती है। व्याधि अल्प स्वरूप में ही नियंत्रित की जा सकती है। अब मैं आप लोग को आमंत्रित करूंगा, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, फिर उसके बाद में मैं भी बोलूंगा। आकांक्षा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए प्लीज मैम, अनम्यूट कर पा रही हैं? प्रणाम सर। जी। जी सर। सर अभी तो आपने बहुत अच्छे से अभी आप बता ही रहे हैं सर, थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन करिए, क्योंकि ये भेदावस्था में आ जाता है। तो इसमें व्याधि विनिश्चय हम मतलब कौन से प्रकार का हुआ है, मतलब वातज लक्षण है, पित्तज लक्षण है, कफज लक्षण है कि सन्निपातज लक्षण है, ये अगर हम अंडरस्टैंड मतलब समझ लेते हैं तो उस तरीके से हम संप्राप्ति जाके फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर वातज, जैसे कई बार ऐसा होता है कि पित्तज अगर जो ज्वर के लक्षण होते हैं उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि प्रलाप लक्षण भी मिलता है। तो प्रलाप लक्षण में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऐसा लगता है कि कभी कभी ये कहीं अपस्मार या उन्माद जैसी तो कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसका अच्छी तरह से करते हैं कि पित्त ज्वर में क्या क्या लक्षण होते हैं, क्योंकि पित्त ज्वर में भी एक लक्षण आया प्रलाप करना। तो अगर और भी चिकित्सा के अनुरूप, जैसे अगर हमने लक्षण उसको अवस्था के अनुरूप अगर हमने देखा है तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ ये मतलब यहाँ पे प्रलाप लक्षण ये पित्त ज्वर से ही रिलेटेड है। तो इसके लिए भेदावस्था जो अभी तक हम क्रियाकाल समझते आ रहे हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सर आप आगे पढ़ाइए और फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। हाँ, थैंक यू सर। अभी मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोग को भी बोलना है तो सभी लोग बोल सकते हैं। इसमें है कि वात, पित्त, कफ, ये 3 शारीरिक दोष होते हैं। इनमें से 1, 2 या तीनों की जब विषमता हो जाती है तो रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। रोगस्तु दोष वैषम्यम, अष्टांग निर्देश सूत्र स्थान, पहला चैप्टर में 20 नंबर का श्लोक है। रोगस्तु दोष वैषम्यम मतलब जब विषमता हो जाती है, एक दोष में होगी या 2 दोष में होगी या तीनों दोषों में जब होगी तो रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। तो दोष वैषम्यता ही विकार कहलाता है। और साम्यावस्था ये बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, मतलब स्वस्थ व्यक्ति बोलते हैं। दोष वैषम्य होने पर सहसा रोगोत्पत्ति नहीं होती है, अपितु क्रमिक विकास की प्रक्रिया से रोग का जन्म होता है। मतलब क्रमिक क्रमिक उसमें चेंजेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस होते हैं और फिर विकार होते हैं। विषम दोष जिस क्रम से रोग उत्पन्न करते हैं उस क्रम में 6 अवस्थाएं होती हैं और इसको ही हम संप्राप्ति या फिर षट क्रियाकाल क्रियाकाल कहते हैं। और क्रियाकाल इसलिए बोला है, शाब्दिक अर्थ ये है कि क्रिया का अर्थ है चिकित्सा और काल का अर्थ है अवसर। मतलब क्रियाकाल का मतलब है कि चिकित्सा का अवसर है ये, इस टाइम पे हम चिकित्सा करते हैं तो सफल चिकित्सा हो जाती है। इन 6 अवस्थाओं को जब भी संभव हो सके चिकित्सा प्रारंभ कर देना चाहिए। हो सकता है कि पेशेंट हमारे पास संचय अवस्था में आ जाए, प्रकोप अवस्था में जाए, प्रसर अवस्था में जाए, व्यक्ति भेद, कोई भी अवस्था में, स्थान संशय, कोई भी अवस्था में आ जाए, उस टाइम पे चिकित्सा करना चाहिए। क्योंकि रोगोत्पत्ति के जितना पहले चिकित्सा की जाएगी रोग को समूल नष्ट करने में उतनी ही अधिक सुविधा होगी। जैसे कि कैंसर के पेशेंट है, जरूरी नहीं है कि लास्ट स्टेज में पेशेंट आए तब भी हम चिकित्सा करें। अगर थोड़ा सा बिनाइन ट्यूमर से बिनाइन ट्यूमर है या फिर मेलिग्नेंट ट्यूमर शुरू हो रहा है, पहले ही चिकित्सा कर दिया, रक्त मोक्षण कर दिया, विरेचन कर दिया, कुछ लेप दे दिया और जो कैंसर को दूर करने वाली दवाएं दे दी तो पेशेंट ठीक हो जाता है हमारा। तो वो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। जिस तरह किसी तरुण वृक्ष को अल्प श्रम से समूल नष्ट किया जा सकता है, उसी तरह से प्रथम क्रियाकाल की स्थिति में चिकित्सा कर देने से दोष वैषम्य नष्ट हो जाने पर रोग होने ही नहीं पाता है। यदि रोग उत्पत्ति भी हो जाती है तो रोगी का बलहीन होने से वह सुख साध्य हो जाता है। इसी को टीका चरक संहिता में निदान स्थान में बता रहे हैं, 5वां चैप्टर में 22 और 23 नंबर का श्लोक कि यदा ह्यल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुणस्तरुः स एवाति प्रवृद्धस्तु छिद्यतेति प्रयत्नतः एवं विकारो अपि तरुणम साध्यते सुखम विवृत साध्यते कृच्छत असाध्य वापि जायते। मतलब तरुण वृक्ष को अगर हम लोग, कोई पौधा है उसको हम तुरंत काट के निकाल देंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, वही वृक्ष बन जाएगा तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रोगोत्पत्ति शुरुआत में ही हम लोग करें तो ठीक हो जाता है। दूसरा बात ये बोल रहे हैं, आप लोग को जिसको भी बोलना है बोल सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि क्रियाकाल ज्ञान का महत्व क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका। तो ये बोल रहे हैं कि चिकित्सा की सफलता और चिकित्सा की बुद्धिमानी इस बात में है कि रोग प्रकट होने के पहले ही भावी व्याधि के व्याधि तत्व का परिज्ञान कर लेना चाहिए। अभी जैसे कि आप लोगों ने कल का संभाषा देखा होगा,
डॉक्टर मनीषा सिंह मैम ने पहले ही पेशेंट को बोला था, आगाह किया था कि इनको 1-1.5 महीने के बाद इनको पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। पहले ही कह दिया था, मैम का इतना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और सच में 40-45 दिन के बाद आ गया। तो मैम ने पहले ही आगाह किया था, अगर वो उन्होंने बात माना होता तो उनको नहीं आता, इतना तकलीफ नहीं होता। तो ये अनुभव से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए व्याधि तत्व का परिज्ञान पहले ही अगर हमने समझ लिया तो हम रोगी को पहले ही चिकित्सा देंगे, व्याधि नहीं हो। उसी तरह से योग्य वैद्य अपने ज्ञान बुद्धि प्रदीप से शरीर में धातु और मलों की विकृति से पहले ही रोगी का सूक्ष्म परीक्षण करके दोष वैषम्यता की स्थिति जान हाँ ले। ज्यादा स्मेल आ जो चिकित्सक रोग जन्म की पूर्वकालिक इन 6 स्थितियों को जानता है वही वास्तविक वैद्य है। प्रश्न परीक्षा द्वारा अपने अनुभव के आधार पर वैद्य क्रियाकाल की विभिन्न स्थितियों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। दोष वैषम्य जन्य क्रियाकाल को सूक्ष्म बुद्धि द्वारा जान लेने पर दोष की संचय अवस्था में ही प्रतिकार का उपाय कर लेने से विकार शांत हो जाते हैं और रोग के उत्पन्न होने की संभावना समाप्त हो जाती है। अतः रोगों की अनुत्पत्ति या समूल उन्मूलन के लिए इन 6 क्रियाकालों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। रोगी के अंतरात्मा में प्रवेश करके सूक्ष्म बुद्धि से परीक्षण करके इन क्रियाकालों को जाना जाता है। इसमें प्रथम 3 अवस्थाएं सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही ग्राह्य हैं, जैसे कि संचय अवस्था, प्रकोप अवस्था, प्रसर अवस्था। इसमें इन दोषों की तुलना घी के 3 अवस्थाओं से की जा सकती है। संचय अवस्था में जैसे ठोस घृत होता है, सॉलिड जैसे घी होता है, वैसे संचय अवस्था में रहते हैं। प्रकोपावस्था में खौलते हुए उष्ण और पतले घी के समान होते हैं, जैसे हम बॉईल कर रहे हैं, घी को बॉईल कर रहे हैं, तो वह होता है प्रकोपावस्था। और प्रसरावस्था होता है कि जब उसके बुदबुद करते हुए, छींटे फेंकते हुए घृत ऊपर उड़ने लगते हैं, अग्नि प्रदीप्त हो जाती है तो घी ऊपर ऊपर उड़ने लगता है, तो होता है प्रसरावस्था। इन तीनों स्थितियों में हेतु विपरीत चिकित्सा से सफलता प्राप्त होती है। अतः क्रियाकाल का सम्यक ज्ञान होने पर ही रोगी को संप्राप्ति काल में उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। फिर दोष वैषम्य होने के बाद रोग उत्पन्न होने के पूर्व दोषों की जो विभिन्न स्थितियां होती हैं उन्हें क्रियाकाल कहते हैं, क्योंकि उन स्थितियों में क्रिया करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। दोषों की उन प्रत्येक अवस्थाओं में दोष के शमन या निराकरण का उपाय करना चाहिए। अगर दोष प्रारंभिक अवस्था में शांत कर दिए जाते हैं तो वह तीव्र नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा उसका सिवियरिटी नहीं बढ़ता है। संचय काल में दोष का शमन न किए जाने पे वे प्रकोप की स्थिति में चले जाते हैं। प्रकोपित दोषों का निराकरण न होने से वे आगे बढ़कर प्रसर तथा स्थान संशय की स्थिति में पहुंचकर रोग उत्पन्न होकर प्रबल हो जाते हैं। हम लोगों ने ऐसे देखा है बहुत सारे। डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम, भूल गई। हमने बहुत बार ऐसे पेशेंट को देखा है कि पहले उनको टीबी हुआ, या पहले उनको, अभी कल परसों एक पेशेंट आए थे ना जिनको लीवर का कुछ प्रॉब्लम था और उसके बाद में वो व्याधि बढ़ बढ़ के कुछ और व्याधि हो गया। तो अगर हमने पहले ही संचय की अवस्था में अगर चिकित्सा कर लिया, प्रकोपावस्था में कर लिया, प्रसरावस्था में कर लिया, तो वो फिर बड़ा व्याधि नहीं होता। टीबी की वजह से इन्फर्टिलिटी हो जाती है। अच्छा, टीबी की अवस्था, टीबी होता है क्षयात्मक संप्राप्ति, फिर वो इनफर्टिलिटी जैसे बड़ी बीमारी हो जाता है। तो इसीलिए क्रियाकाल को समझना बहुत ही जरूरी है। और ये आगे के अवस्था में जाते हैं तो संचय को प्रथम क्रियाकाल बोलते हैं, प्रकोप को द्वितीय क्रियाकाल बोलते हैं, प्रसर को तृतीय क्रियाकाल बोलते हैं, स्थान संचय को चतुर्थ क्रियाकाल बोलते हैं, व्यक्तावस्था को पंचम क्रियाकाल बोलते हैं और भेद को षष्टम क्रियाकाल बोलते हैं। और ये संचय क्यों हो रहा है, तो संचय के अनेक कारण होते हैं, जैसे कि निमित्त के अनुसार, जैसे ऋतुओं के अनुसार जो हो रहा है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि शरद ऋतु में कफ का संचय हो रहा है और ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय हो रहा है और उसके बाद में वर्षा ऋतु में पित्त का संचय हो रहा है। तो ये निमित्तिक होता है, इसको अपने आप ही होता है। दूसरा, असात्वेन्द्रियार्थ संयोग। असात्वेन्द्रियार्थ संयोगों में क्या बोलते हैं कि मतलब हीन मिथ्या अतियोग, इसके वजह से हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि आहार दिवशात पुनः चयादि यान्ति सद्योपि दोषा, मतलब हम जिस तरह का आहार विहार करते हैं उसके वजह से दोष जो होते हैं वो संचय अवस्था में आने लगते हैं। फिर तीसरा बोलते हैं कि आवस्थिक, अवस्था के हिसाब से, जो वय के हिसाब से होते हैं। वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य दिगहा क्रमात्, मतलब वय के हिसाब से, फिर अहोरात्र के हिसाब से, खाना खाने के बाद के हिसाब से, जो संचय अवस्था होती है अवस्था के हिसाब से, तो उसको एक कारण बोलते हैं। फिर छठवा है प्रज्ञा प्राधजन्य, जो अस्वाभाविक है, वयानुसार है। जो वयो अहोरात्रि भुक्तानाम जो है वो स्वाभाविक है,
लेकिन अस्वाभाविक है प्रज्ञापराधजन्य। प्रज्ञापराध को क्या बोलते हैं? धी धृति स्मृति विभ्रंश यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपजम, ऐसा बोलते हैं। तो प्रज्ञापराध की वजह से ये सब संचय अवस्था आ जाते हैं। दोषों की संचय अवस्था में कोष्ठ में भारीपन आ जाता है, फिर उसके बाद में पूर्णता होती है, पीला दिखलाई देना, त्वचा का वर्ण कुछ पीला हो जाना, शरीर में हरारत आ जाना, अंगों का भारीपन होना, आलस्य होना, संचय के कारण से द्वेष की भावना आना, दोष के विपरीत गुणों के विपरीत गुण इच्छा, विपरीत दोषों की इच्छा, दोषों के विपरीत पदार्थों की इच्छा होने लगना। जैसे कि वात का संचय हो जाता है तो रुक्षादि वात सामान्य संचय प्रदारक कारणों से द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और स्निग्धादि चीजों की इच्छा होती है कि थोड़ा घी पी लें या कुछ ऐसे खा लें, तो इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। प्रकोपावस्था में क्या रहता है कि जिस तरह से घी को हम उष्ण तीक्ष्ण ऐसे देते हैं, अग्नि देते हैं तो वो पिघल जाता है, उसी तरह से प्रकोपावस्था में क्या होता है कि दोष अपने स्थान से अन्य स्थान में जाकर लक्षणों को उत्पन्न करने लगता है, तो प्रकोपावस्था होता है। दोषों का उन्मार्ग होना मतलब कहीं और जाना प्रकोपावस्था कहलाता है। प्रकोपित दोष उन्मार्गी हो जाते हैं और वे अपने अपने लक्षणों को दिखाते हैं, शरीर में अस्वस्थता हो जाती है। जैसे कि अपान वायु को रोक दिया तो अपान वायु प्रतिलोमित हो गया और वह वायु का प्रकोप बोलते हैं। व्याधि नहीं हुआ, उदावर्त और बड़ा बीमारी नहीं हुआ, लेकिन वायु प्रतिलोमित हो गया, वायु संचय होकर फिर प्रकोपित हो गया, तो रोगी में अस्वस्थता आ जाती है और दोष प्रकोप की चिकित्सा यदि नहीं की जाए तो वह रोग उत्पन्न कर देता है। ऋतुओं के स्वभाववश भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न दोषों का प्रकोप होता है। जैसे कि अतिरिक्त आहार विहार के प्रभाव से यद किंचित तत्काल दोष प्रकोप हो जाता है। जैसे बलवान के साथ युद्ध करने से, एक तो ऋतुओं के हिसाब से हो गया, दूसरा बता रहे हैं कि बलवान के साथ युद्ध करने से, शक्ति से अधिक श्रम करने की वजह से, वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने से वायु का प्रकोप होता है। क्रोध आदि बहुत ज्यादा किसी ने किया तो पित्त का प्रकोप होगा। दिन में दिन भर सोते रहे तो उनका कफ का प्रकोप हो जाता है। तो यह प्रकोप अस्वाभाविक है। स्वाभाविक कौन सा है? तो वह ऋतुओं के हिसाब से होना, या फिर वय, अहोरात्र और खाना खाने के बाद जो मधुर अवस्था भाग, अम्ल अवस्था भाग, कटु अवस्था भाग, ये स्वाभाविक है। अस्वाभाविक मिथ्याहार विहार से होता है। तो इसको हमें समझना चाहिए। स्वाभाविक प्रकोप काल में स्वभाव से वर्षा में वायु का होने लगता है प्रकोप, शरद में पित्त का प्रकोप होता है, वसंत में कफ का प्रकोप होता है। दोषों के प्रकोप से उदर में व्यथा और वायु का संचार होता है, खट्टी ढकार आती है, प्यास लगता है, दाह होता है, अन्न द्वेष होता है, जी मिचलाता है। इसी को सुश्रुत संहिता में बोल रहे हैं, तेषाम प्रकोपात कोष्ठ तोद संचरण अम्लिका पिपासा परिदाह अन्न द्वेष हृदयोद क्लेद दाश्च जायन्ते तत्र द्वितीय क्रिया कालः, ऐसा बताया। उसके बाद में प्रसरावस्था आती है। प्रसरावस्था में दोषों का अगर संशोधन या शमन नहीं किया जाए, तो जैसे घी को अग्नि दिया जाए, प्रदीप्त कर दिया जाए, तो घी जो है उसके बुदबुदे ऊपर उड़ने लगते हैं। उसी तरह से दोष चलायमान होकर इधर उधर फैलने लग जाते हैं। स्रोतों द्वारा शरीर में सर्वत्र फैलना प्रसर कहलाता है। तो दो एग्जाम्पल दिया इन्होंने, एक तो सूरा बीज डाल दिया, यीस्ट डाल दिया और चावल के टुकड़े डाल दिया और जल मिलाकर कुछ काल तक रख दिया फर्मेंटेशन होने के लिए, तो उसके वजह और फिर प्रक्षेप डालकर देने लगते हैं, तो फिर वो उसमें फर्मेंटेशन होने के बाद वो फिर कभी कभी ऊपर आने लगता है, ढक्कन से बाहर निकलने लगता है। यह प्रसरावस्था होती है। वायु रजोगुण प्रधान होने से सभी भावों का प्रवर्तक होता है, तो वायु ही प्रसर करता है। उसी तरह से जल का बहुत ज्यादा संचय हो जाता है, तो बांध के ऊपर से पानी गिरने लगता है, तो ये होता है प्रसरावस्था। तो ये प्रसरावस्था 15 टाइप का बताया है। वात पित्त कफज रक्तज, वात पित्तज वात कफज पित्त कफज, वात रक्तज पित्त रक्तज, पित्त कफ रक्तज, वात पित्त रक्त, वात कफ रक्त, पित्त कफ रक्त, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ रक्त। 15 प्रकार का परमुटेशन कॉम्बिनेशन से होता है। अभी आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं प्लीज। आप लोग कोई एग्जाम्पल से बताना चाहते हैं तो बताइए, संचय प्रकोप वगैरह। ये उषा मैम ने कुछ लिखा है, मेरा एक पेशेंट को लेफ्ट साइड की आंख बहुत हिल रही थी और फेस पर दर्द हो रहा था। वैसे मरीज मुझे बहुत ज्यादा दिन ये लक्षण हो रहा था, वैसे पेशेंट में नहीं हो संभावना रहती है। उषा मैम आप कृपया अनम्यूट करके बोल सकती हैं आप, क्योंकि लोग ना। नमस्कार सर, एक्चुअली मेरा थोड़ा आवाज बैठा हुआ है था इसलिए नहीं बोला मैंने। मेरा एक पेशेंट था सर, उसको फेशियल पैरालिसिस, बाद में मैंने उसको बोला था कि ध्यान रखो आप, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि राइट, ज्यादातर ऐसा सोचते हैं कि राइट आई में ऐसा पर्परा जैसा नहीं होता, तो बोले अच्छा गुण लिखता है, लेफ्ट में होता है तो अच्छा, अरे
अपशकुन रहता है, अरे अच्छा रहता है, ऐसा कुछ बोलते हैं। पर ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ज्यादातर बहुत ज्यादा दिन तक भी वो आंख का फीलिंग बहुत हिल रहा है वहां पर, तो उसके कारण भी सिम्टम्स, क्योंकि वहां भी वात का प्रकोप ज्यादा होता है, तो उसके कारण धीरे धीरे वो पेशेंट ध्यान नहीं रखता और ऊपर से विरुद्ध आहार करता रहता है, कभी ठंडा पानी से नहाता रहे, तो ये सब करने के कारण उसका फेस में भी पेन आता है, तो उसके कारण भी कभी फेशियल पैरालिसिस होने का चांसेस रहता है। क्योंकि मैंने 2 पेशेंट में देखा था। पहला पेशेंट में मैंने उसको होने के बाद मेरे पास ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उस टाइम मैंने उसको पूरा हिस्ट्री बोला, क्योंकि एलोपैथिक में जाके ही मेरे पास आया था। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट था वो पेशेंट को, मगर बोली कि मैम मुझे ऐसा था कि लेफ्ट आई मेरा हिल रहा है, तो मुझे अच्छा सा कुछ पैसा मिलेगा, सुगुन मिलेगा, ऐसा बता रही थी। बोले अभी तो मैं गड्ढे में गिर गई, इतना सारा पैसा मेरा निकल गया। तब मैंने उसको समझाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बाद में भी ध्यान रखना है, क्योंकि होने का चांसेस फिर भी रहता है कभी कभी। सेम मेरा नेक्स्ट एक बार पेशेंट आया, तो यही सिम्टम्स देखा, तो मैंने उसको उसी टाइम वो पेशेंट का भी हिस्ट्री बताया और मैंने उसको समझाया। उसने केयर किया, तो इतना नहीं हुआ था, मगर केयर बहुत अच्छे से उसको ध्यान रखी तो ठीक हो गया। मगर 2 साल के बाद फिर भी वैसा ही हो रहा था, तो उसने, क्योंकि इसमें क्या वात का प्रकोप भी रहता है, और आपने बोला वैसे संचय वगैरह जो भी सब दिखता है, तो उसके कारण भी चांसेस रहता है। क्योंकि मैंने खुद ने भी सर ये पेशेंट आपने बताया ना, वैसे मैंने भी सोचा और देखा भी है सर। थैंक यू सर। जी, तो अंजना मैम, आप कुछ गैनेक केसेस के हिसाब से कुछ बता सकती हैं? स्त्री रोगों के हिसाब से ये षट क्रियाकाल का आपने कुछ अभ्यास किया होगा। अगर आप बोलेंगे तो बोलिए, नहीं तो मैं बोलता हूँ फिर। आप सोचिए अभी तब। आप ही बोलिए, मैं बोलती हूँ, मैंने जस्ट हाँ, ज्वाइन किया है। ठीक है ठीक है। अभी देखिए, वायु का संचय क्यों होता है, इसका क्या लॉजिक है, क्यों क्यों होता है? तो इसका बोल रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में, आप सबने पढ़ा है, ये रिवाइज हो रहा है सब। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य किरणों की तीक्ष्णता के कारण अन्न द्रव्य औषधियां सौम्य अंश से हीन, रुक्ष और अत्यधिक लघु हो जाती हैं। इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है। जल भी लघु हो जाता है। सूर्य के प्रखर ताप के कारण मनुष्यों के शरीर भी शुष्क हो जाते हैं। उस समय सेवन किए अन्न, औषध और जल अपनी रुक्षता, लघुता और विशदता के कारण शरीर में संचय होने लगता है, क्योंकि सौम्य गुण की कमी हो जाती है, स्निग्धांश की कमी हो जाती है। बराबर है ना? उसी तरह से वायु का जब बारिश होती है, तो बारिश होने लगती है, तो वायु का शीत गुण बढ़ जाता है। वह क्या करता है, उष्ण गुण वाला जो ग्रीष्म ऋतु में वायु का संचय हुआ है, ग्रीष्म ऋतु है उष्ण गुण वाला है, तो उसके लिए अनुचित प्रतीत होता है। लेकिन वर्षा ऋतु में क्या होता है कि वायु के रुक्ष गुण की भी वृद्धि हो जाती है, शीत गुण की भी वृद्धि हो जाती है। तो इसीलिए इस टाइम पे वर्षा ऋतु में जो भी अन्न और आहार और औषधि विहार ये सब किया जाता है, तो वायु को रुक्ष और शीत मिलने से वह वायु का प्रकोप हो जाता है। ग्रीष्म में केवल संचय होता है, क्योंकि वहां पे अन्न में रुक्षता रहती है, लघुता रहती है, विशदता रहती है, संचय होता है। अब संचय को अगर हम लोग देखेंगे, तो संचय का मतलब क्या होता है? तो ये बोल रहे हैं कि अनुकूल कारणों के होने पर अपने स्थान पे वृद्धि को चय बोलते हैं। दोषों का संचय होने पर यदि उनकी चिकित्सा नहीं की जाती है, तो वह आगे जाके फिर अनुकूल परिस्थिति पाकर प्रकोप हो जाते हैं। तो संचय का मतलब क्या होता है कि अपने जगह पे ही चयो वृद्धि स्वधामनेव, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12/22 में बोला है कि अपने जगह पे ही संचित होने लगना। उसी तरह से वायु का प्रकोप जब होता है, तो प्राविट ऋतु में जो आषाढ़ और श्रावण होता है, पृथ्वी जल से भीगी ही रहती है, शरीर में भी आर्द्रता रहती है। ऐसे समय में शीत वायु और वृष्टि के कारण ग्रीष्म में संचित वायु प्रकोपित हो जाती है। जो ग्रीष्म में संचित हुआ था, उसको अनुकूल वैसा शीत मिल जाता है और रुक्षता मिल जाती है, और ज्यादा प्रकोपित हो जाता है। ऐसे वातज रोगों से उत्पन्न कर देती है ये प्रकोपित वायु। और अन्य ऋतुओं में भी शीतकाल, वर्षा या झंझावात आदि होने पर समान गुण होने से स्वभावतः वायु का प्रकोप हो जाता है। इसी तरह से स्वाभाविक रूप से वृद्धावस्था में वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने से वृद्धावस्था में वात व्याधियां हो जाती हैं। और उषा काल, मतलब रात्रि के अंतिम काल जो रहता है, या शाम का जो टाइम रहता है 2 से 6 बजे का काम टाइम, या अन्न के पच जाने के बाद, या वर्षा काल में वायु का स्वभावतः प्रकोप होता है। ठीक है। फिर वायु का प्रशम कब होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में संचित, ये स्वाभाविक प्रशम है। हम मेडिसिन देके प्रशमित करते हैं, वो अलग है।
यहाँ पे स्वाभाविक शमन कब होता है कि ग्रीष्म में संचित और प्राविड ऋतु में कुपित हुआ वायु जो है शरद काल आने पे अपने आप शांत हो जाता है। उस समय सूर्य की किरणों से ग्रीष्मकालीन तीक्ष्णता नहीं रहती है और अन्न, औषध तथा जल आदि में स्निग्धता बढ़ जाती है अपने आप। जब सूर्य की किरणें पड़ने लगती है तो शरद ऋतु में स्निग्धता बढ़ जाती है, अन्न में, औषधि में, पानी सब बढ़ जाती है, पानी में स्निग्धता बढ़ जाती है, इसलिए वायु का अपने आप शमन हो जाता है। अब वात प्रकोपक कारण क्या होते हैं जो अलग तरह से हम लोग देखते हैं व्याधि के रूप में, तो धातु क्षयजन्य वात प्रकोप, मतलब जैसे कि रसादी सब धातुओं का क्षय होना, कफ पित्त का क्षय होना, पुरुष आदि का क्षय होना, ये धातु क्षय, जहां पर भी धातु कम हो जाएंगे वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स घुस जाएंगे। पंचमहाभूत से अगर देखें तो अगर जहां जहां पृथ्वी और जल कम होगा वहां वहां वायु और आकाश घुस जाएगा, तो ये वायु का प्रकोप होता है। उसी तरह से दूसरा कारण बताया आवरण जन्य वात प्रकोप में सर्वदेहगत वायु का या स्थानीय दोषों का, दोष धातु मल या अन्नादि से या किसी वायु का अन्य वायु से आवृत हो जाना, या तो दोषों से आवृत हो जाना, मतलब पित्त से वायु का आवरण होना, कफ से आवरण होना, या फिर परस्पर आवरण होना, प्राण का उदान से, उदान का अपान से, अपान का व्यान से, ये परस्पर आवरण होना, या धातु रसावृतवात या फिर रक्तावृतवात, ऐसे धातुओं से आवृत हो जाना, या मल से आवृत होना, स्वेदावृतवात, पुरुषावृतवात, मूत्रावृतवात, ऐसे। तो ये आवरण जो हो जाता है वह दोष धातु मल या अपने ही परस्पर आवरण की वजह से हो जाता है। अब वात प्रकोप जब हो जाता है तो क्या होता है, तो रुक्ष, लघु, शीत, कठिन, खर, विशद, सूक्ष्म, चल और सुशील गुण वात की वृद्धि को प्रकोपित करने वाले कारण होते हैं। वात को प्रकोपक रस कौन से होते हैं, तो कटु रस, तिक्त रस, कषाय रस, इनका अधिक सेवन जब किया जाता है तो वायु का प्रकोप कर देते हैं। वात को प्रकोप करने में महाभूत कौन से इन्वॉल्व रहते हैं, तो आकाशीय और वायु महाभूत प्रधान वाले द्रव्य जो होते हैं वह वात का प्रकोप करते हैं। जो द्रव्य वायव्य और आकाशीय होते हैं वे वातवर्धक होते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है, तो वात प्रकोपक आहार जो है वो सुश्रुत संहिता में बहुत अच्छा बताया है। शुष्क शाक, वल्लूर, वरकोद्दालक, कोरदु, श्यामक, निवार, मुद्गम, मुद्गम मसूर, आडकी, हरेणु, कलाय, निष्पाव आदि भी वायु प्रकोप पद्धति। सूखा हुआ साग जो रहता है, सुखा दिया है साग को, वह शुष्क मांस, कोदो, सावा, मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, मटर, सेम, कटुक, तिक्त, कषाय रस प्रधान द्रव्यों का अधिक सेवन, रुक्ष, शीत, लघु अन्न का सेवन, जैसे फ्रिज के पदार्थ ले लिया हमने, बिना घी के सालों साल खा रहे हैं, तो ये सब क्या है वो, या लघु अन्न खा रहे हैं, ठंडे चीजें खा रहे हैं। अभी किसी ने तो बोला था ना कि फ्रिज का पानी पी लिया था बस्ती के टाइम पे, वो गंगवार सर के एक पेशेंट थे, तो उन्होंने बस्ती दिया और वो पेशेंट ने फ्रिज का पानी पी लिया तो उसको ज्वर आ गया, अभी 2-3 दिन पहले सर ने बताया था। तो ये शीत पदार्थ से क्या होता है, वायु का प्रकोप हो जाता है। विहार में बता रहे हैं कि वेगों का अवरोध करना, जो 13 अधारणीय वेग है उनका अवरोध करना, बलवान के साथ लड़ना, अति व्यायाम करना, अति मैथुन करना, अति अध्ययन करना, अति धावन करना, आघात लगना, कूदना, लांगना, तैरना, रात्रि में जागरण करना, भार ढोना, हाथी घोड़ा रथ की सवारी करना, पैदल चलना, कष्टप्रद शैया में सोना, मर्म स्थान पे आघात होना, फिर ऊंचे से गिरना, अति परिश्रम करना, अनशन करना, ठंडा लगना, बिस्तरा या कुर्सी पे कष्ट के साथ टेढ़े मेढ़े सोना आदि कारणों से वायु का प्रकोप हो जाता है। या फिर पंचकर्म का अति योग हो जाना, मिथ्या योग हो जाना। मिथ्या योग मतलब हम वमन करा रहे हैं और विरेचन होने लगे, विरेचन करा रहे हैं और उल्टी आने लगे, आस्थापन और शिरोविरेचन का मिथ्या योग हो जाना, रक्त मोक्ष का अति योग होना या मिथ्या योग हो जाना, ये सब वात प्रकोप के कारण होते हैं। उसी तरह से अधोवायु को रोकना, वेगावरोध करना, मूत्र, पुरुष, वमन, छींक, डकार, आंसू, भूख, प्यास आदि वेगों को रोकना, ये वायु का प्रकोप का कारण होता है। मनोविकार जो रहते हैं वो वायु के प्रकोप के रहते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स वगैरह, भय, चिंता, शोक, संताप, उद्वेग, क्रोध आदि से वात का प्रकोप हो जाता है। ऐसे क्रोधात पित्तम बोला है, लेकिन क्रोध की वजह से अगर उसमें चिंता भी है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से भी वायु का प्रकोप हो जाता है। अभी आप लोग को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। आकांक्षा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। जी सर, कोशिश करती हूँ सर, आपने तो बहुत अच्छे से समझाया है। सर अगर हम जैसे अगर किसी व्याधि के बारे में बात करें और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं
अपने निदान पूर्व रूप के हिसाब से भी अगर बात करते हैं, तो जो पहले निदान सेवन पूर्व रूप और रूप, उसके बाद जो उपशय आता है, तो उपशय में जो अलग अलग तरीके के जो बताए गए हैं, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, जो अलग अलग तरह के उपशय बताए गए हैं, तो यहाँ पे अगर हम क्षत्रिय काल से उसको कंपेयर करते हैं, तो संचयावस्था, प्रकोपावस्था और प्रसरावस्था के बाद जब दोष समूचना होती है, और अगर वहां पे उपशय अनुपशय में पेशेंट ने हेतु और व्याधि विपरीत या उसके अलावा जो अपोजिट तारतम्य से अगर उसने सेवन कर लिया, तो वहां पे वो पूरी तरह से दोष की संरचना हो जाती है और व्याधि प्रकट हो जाती है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कफ से रिलेटेड अगर हम संचय काल में अगर हम सिम्टम्स देखते हैं, तो जैसे कि अगर पेशेंट को अगर संचय काल में अगर वो पेशेंट है और अगर पेशेंट हमको बताता है गौरव है या उसको बहुत हैवीनेस लग रही है, आलस से लग रहा है, और ऐसे अगर विद्वेष लग रहा है, अन्य से ऐसा कोई लक्षण दिखता है, तो वो संचय काल का ये लक्षण हो गया। उसके बाद अगर वही प्रकोप काल में आता है, तो वहीं पे पूरी तरह से अन्य द्वेष है और हृदय क्लेश, ये लक्षण उसमें आ जाता है। उसके बाद थोड़ा सा अगर जब हम आगे बढ़ते हैं प्रसरावस्था में, तो वही लक्षण पूरी तरह से अरोचकता में और अविपाक में, यानी खाना उसमें नहीं पचेगा, अविपाक होगा और अंगसाद और पूरी तरह से छर्दी, ये लक्षण कभी कभी उसमें प्रसर काल में जैसे आने लगते हैं। उसके बाद अगर हम आगे कंटिन्यूसली पेशेंट ने अगर अहित कर अगर उस तरीके से अगर उसने उपशय या अनुपशय में अगर उसने अनुपशय किया पेशेंट ने और हेतु और व्याधि विपरीत के रूप में उसने लिया, तब यही आगे की अवस्थाओं में ये कन्वर्ट होके दोष दूषण समूचना पूरी तरह से पेशेंट में हो जाएगी और आगे वो स्रोतसों को इन्वॉल्व कर लेगी और व्यक्तावस्था और भेदावस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो मतलब फिर इसके आगे वो स्रोतसों में इन्वॉल्व होकर वो लक्षण प्रकट करेगी और डिफरेंट स्रोतसों के लक्षण जैसे अन्नवह रसवह स्रोतस के जो भी लक्षण होंगे वो हमको पेशेंट में और आगे दिख के और पूरी तरह से दोष दूषण समूचना होकर व्याधि प्रकट हो जाएगी। जी ठीक है सर। हाँ बराबर है। किसी को और कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। महाभूतों में अगर हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी, जल और वायु, पृथ्वी, अग्नि और वायु वाले पदार्थ जो रहते हैं, नहीं पृथ्वी और सॉरी मैं फिर से गड़बड़ा रहा हूँ, पृथ्वी और जल वाले चीजें जो रहती हैं, जलीय पदार्थ और पृथ्वी वाले पदार्थ, ये वायु के शमन करते हैं। जैसे मधुर रसात्मक, ये वायु का प्रकोप शांत करते हैं। रसों में अगर हम लोग देखेंगे तो मधुर, अम्ल, लवण रस वात को शांत करते हैं। तो अगर हम अम्ल और लवण देख रहे हैं तो इसमें अग्नि भी आ जाता है। तो पृथ्वी, अग्नि और जल वाले पदार्थ जो हैं वो वायु का शमन करते हैं। वात शमन में के लिए हम लोग द्रव्य देखते हैं तो देवदार, कुष्ठ, हल्दी, वरुण, फिर अजश्रृंगी, बला, अतिबला, फिर कटसरैया, कपिकच्छू, सल्लकी, पाषाण भेद, एरंड, शतावरी, फिर पुनर्नवा, फिर धतुरा, भारंगी मूल, ये सब क्या है? ये सब मधुर अम्ल वाले पदार्थ हैं। तो और इसी तरह से चरक में स्नेहन, स्वेदन, स्निग्ध, मधुर, अम्ल, लवण युक्त मृदु संशोधन, मतलब मधुर, अम्ल, लवण वाले पदार्थ को खिलाते हैं, स्नेहन स्वेदन करते हैं, स्निग्ध पदार्थ खिलाते हैं, अभ्यंग कराते हैं, अवगाहन कराते हैं, संवाहन कराते हैं, अवपीड़न कराते हैं, विस्मारण करते हैं, फिर सुरा आसव का प्रयोग करते हैं, दीपन पाचन द्रव्य। और दीपन पाचन से क्या होता है? वायु का अनुलोमन होता है, जो मूढ़ वायु है आम की वजह से वह अनुलोमित हो जाती है। तो इन सब से, और पूर्ण विश्राम, ये भी वायु का शमन करता है। उसी तरह से हम लोग अगर देखेंगे तो वात के प्रकोप के लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि कल मैम ने बताया, आकांक्षा मैम आप बताइए, जो स्त्रंस व्रंस बता रही थी, मैं भी बताता हूँ। सर वात के प्रकोपक लक्षणों में जैसे हम लोग ने देखा था कल कि जब वहां पे व्यक्तावस्था आती है तो वहां पे जब स्तंभता ये लक्षण आती है, तो स्तंभ जब लक्षण आता है मांसपेशी स्रोतस में जब हम देखते हैं तो वहां पे वायु का रुक्ष गुण से शुरुआत हो जाती है और रुक्ष गुण की शुरुआत होने के बाद जब एक एक उत्तरोत्तर गुण में वृद्धि होती जाती है और हेतु सेवन होता जाता है तो वात के रुक्ष, तत्र रुक्ष, लघु, शीत, उष्ण, ये सारे लक्षण धीरे धीरे उस पेशेंट में आते आते और फिर जब हिम ये लक्षण आता है तो पूरी तरह से स्तब्धता उस संधि में आ जाती है और वो जॉइंट पूरी तरह से जकड़ जाता है। तो इस तरीके से वो उत्तरोत्तर धातु में प्रविष्ट होके मांस, मेद, अस्थि तक जाके फिर मज्जावह स्रोतस तक जब वो चली जाती है तो फिर वो एक असाध्यता की तरफ चली जाती है, क्योंकि वहां पे पूरी तरह से अस्थिवह स्रोतस से इन्वॉल्व होके वहां पे मज्जा तक वायु पहुंच चुकी है। जी सर।
अभी देखिए इसमें और चीज है कि वात प्रकोप के लक्षण क्या बताएं अपने चरक चिकित्सा 28 चैप्टर में, जो वात व्याधि वाला है चिकित्सा, उसमें बोल रहे हैं कि संकोच पर्वणम स्तंभो भेदो अस्त्राम पर्वणाम अपि लोमहर्ष प्रलापश्च पाणिपृष्ठ शरोग्रह खांज्य पांगुल्य कुब्जत्वम शोषो अंगानाम अति निद्रता गर्भ शुक्र जो नाशा शोषा, मैंने ये गड़बड़ हो गया, खांजे पांगुल्य कुब्जत्वम शोषो अंगानम अनिद्रता, मैंने अति निद्रता बोल दिया, अनिद्रता गर्भ शुक्र रजो नाशः स्पंदनम गात्र सुप्तता शिरो नासाक्षि जत्रुणाम ग्रीवायश्चापि हुंडनम भेदा तोदो अर्ति आक्षेपो मोहाश्चाय स एवचा एवं विधानी रूपाणी करोति कुपितो नीला हेतु स्थान विशेषस्य भवेद रोग विशेषकृत। इसका मतलब यह है कि बात के प्रकोप होने पे, संचय के बाद प्रकोपावस्था जब आती है, जैसे कि वर्षा ऋतु में भी आपके पास बहुत पेशेंट आते होंगे संधिवात के, तो अंगों का संकोच होना, बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन होना, संधियों में अस्थियों में स्तब्धता होना, स्टिफनेस आ जाना। आप लोगों ने ग्रदसीवात में देखा होगा कितना ज्यादा स्टिफनेस आ जाता है, पेशेंट को चला नहीं जाता है। फिर व्यथा होती है, पेन होता है बहुत ज्यादा, रोमांच होता है, मतलब रोंगटे खड़े होते हैं, प्रलाप होता है, रोगी इररिलेवेंट टॉकिंग करता है, हाथ पैर सिर में स्तब्धता आ जाती है, खंजता पंगुता, मतलब चलने में वो लंगड़ के चलता है, झुक के चलता है, कुब्जता आती है, अंगों का शोष होना, जो हम बोलते हैं मस्कुलर एट्रोफिक चेंजेस, फिर ब्रेन में भी सेरेब्रल एट्रोफी, सेरेबेलम एट्रोफी, जो एट्रोफिक चेंजेस आ जाते हैं। फिर अनिद्रता, नींद न आना, बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते हैं। कल परसों एक मैम आई थी, वो बोली थी कि मैं सोती ही नहीं हूँ। वो जो नेपाल की मैम जुड़ी थी ना, जो साइंटिस्ट थी, वो एमएससी की है, वो बोले मुझे तो नींद ही नहीं आती है रात रात भर, डिलीवरी होने के बाद तो मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। अंजना मैम ने केस टेकिंग किया था, जो आप लोग को याद होगा। तो अनिद्रता जो है ये वायु, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि नस से दीजिए, जितना नाक में तेल डालेंगे उतना वायु का शमन होगा। फिर ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की निर्बलता होना, वीर्य नाश होना, मतलब बहुत सारे अजोस्पर्मिया के पेशेंट जो आ रहे हैं हमारे पास, ऑलिगोस्पर्मिया के, तो उसमें हेतु यही रहता है कि वो तो अति मैथुन करते हैं या वेगों का धारण करते हैं या टाइट जीन्स पहनते हैं, किसी ना किसी तरह से वीर्य नाश होना, ये वायु के प्रकोप के लक्षण है। फिर नष्टार्तव, एमेनोरिया की जो कंडीशन रहती है, नष्ट आर्तव, वह होता है। फिर हो सकता है कि हम जबरदस्ती मेडिसिन खा के मेंसेस ला रहे हैं, वेगान्न धारित न उदीरित, वह कारण हो सकता है, या धातु बन ही नहीं पा रहे हैं, अच्छा रस नहीं बन रहा, अच्छा रक्त नहीं बन रहा है, धातु क्षय हो रहा है, अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय हो रहा है, प्रतिलोम क्षय में अति मैथुन किया जा रहा है, इसलिए नष्टार्तव हो रहा है, कुछ भी कारण हो सकता है। फिर गर्भ की विकृति होना, तो हम लोग मूढ़ गर्भ देखते हैं, परिग खील, परिग कील उपविष्टक नागोदर, यह सब वायु के प्रकोप की वजह से होता है। फिर कंप होना, कंपवात जो रहता है पार्किंसन डिजीज वगैरह में जो रहता है, स्पर्श का ज्ञान न होना, अंगों में टूटना, शूल होना, आक्षेप होना, झटके आना बहुत ज्यादा, पेन होना, श्रम होना, मोह होना, भय होना, शोक मोह दैन्य, अति प्रलाप, स्त्रंस और भ्रंश, मतलब प्रोलैप्स हो जाना, डिसलोकेशन हो जाना, ये सब वात के रोग होते हैं। इस पर डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम कुछ बोलेंगी क्या आप? सब लोग सर प्रैक्टिस, ये कौन सा रेफरेंस था सर? ये चरक का चिकित्सा स्थान 28 चैप्टर का 20 से 24 नंबर का श्लोक। अच्छा, मतलब उस दिन मैंने जो बताया था सब अष्टांग हृदय का था, सेम वैसे ही जो आप लक्षण पूछ रहे थे वो श्लोक में था। स्तंस व्यास व्यध स्वाप साध रुक्तोद भेदनम संग अंग भंग संकोच वर्त हर्षण तर्षणम कंप पारुष शौशीर शोष स्पंदन वेष्टनम स्तंभ कषाय रस्ता वर्ण श्यावो अरुणो अपिवा परमाणु वायु की ये डिफरेंट कर्म बताए थे सर अलग इसमें भी जी, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना, सब लोग खुश हो जी जाएंगे। सर। हाँ। बात के जो अलग अलग, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बात के जो अलग अलग कर्म हैं, तो इसी को अगर हम एक एक कर्म को अगर हम अच्छे से अगर देखते हैं और इसको पर्टिकुलरली इसके कर्म को समझ लेते हैं कि आखिर इसमें क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जितनी भी बात की व्याधियां होती हैं वो सारी व्याधियां इन्हीं कर्मों से रिलेटेड होती हैं। और ये कर्म अगर समझ में आ गए और हमने अपनी व्याधि से उसको कोरिलेट कर लिया, तो इसके जितने भी अलग अलग तरीके की चिकित्साएं वो सारी चरक संहिता में दी हुई हैं अलग अलग तरीके से कि किस समय कौन से उपयोग करना है। जैसे कि अगर पहले इसमें श्लोक में स्त्रंस व्यास व्यध बताया गया है, तो स्त्रंस का मतलब होता है कि किसी भी अंग का अपने स्थान से खिसक जाना, तो इसको कहते हैं स्त्रंस।
किंचित स्वस्थानम चलनम ऐसे करके इसको कहा गया है, तो इसको स्रंस कहते हैं। तो हम इसमें जो भी हमारे प्रोलैप्स आते हैं वो इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्रंस ये आ जाएगा। फिर व्यास, व्यास का मतलब होता है फैल जाना, विस्तार होना। तो जैसे सर हमेशा बताते हैं कि कार्डियोमेगेली के जो भी पेशेंट होते हैं उसमें हम बस्ती की चिकित्सा देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर व्यध यानी बिधने जैसी पीड़ा होना, यानी सूचीबद्ध वेदना होना, व्यधन के समान वेदना होना, तो ऐसा ये लक्षण आता है। फिर स्वाप यानी अंग विशेष का सुन्न हो जाना। कई जैसे हमको पैरालिसिस में या अभी हम सुबह भी अर्दित वगैरह लक्षण जो पढ़े रहते हैं उसमें हमने देखा कि चींटियों जैसे चलने की प्रचीति होती है, तो वहां पे अंग विशेष का सुन्न हो जाना। ऐसे कई बार हमको सुक्ति ये लक्षण, स्पर्श ज्ञान ये लक्षण, ये हमको वात व्याधि में देखने के लिए मिलता ही मिलता है। उसके बाद साध अगर हम देखेंगे तो सदनम यानी उरु सदन, दौर्बल्यता होना, ग्लानी महसूस होना, उस अंग पर्टिकुलर का कार्य अच्छी तरह से न हो पाना। फिर रुक यानी किसी भी तरह से वहां पे वेदना होना। तो यानी कि वहां पे तुद्यते यानी सुई की तरह वेदना होना, टोचने समान वेदना होना और शूल होना। फिर भेदन यानी स्फोटनम होना, मतलब भिद्य मानत्व एवं पीड़ा ऐसे कहा जाता है, तो यानी भेदन के समान के कुछ अलग हो रहा है कोई चीज। तो ऐसे पर्टिकुलरली अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे जितने भी ये वेग बताए गए हैं, तो अगर हम वेगों के चैप्टर को जब अच्छी तरह से पढ़ते हैं नावेगान धारिय, तो उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके से सिर्फ अगर हम सिर्फ हार्ट का अगर हम लक्षण देखते हैं तो उसमें करीबन कम से कम 5 से 6 तरीके से मैक्सिमम तरीके के वेगों में ये हार्ट के ऊपर लक्षण गया ही हुआ है। अगर हम वेग का धारण करते हैं चाहे वो कोई सा हो, तो मैक्सिमम में हार्ट का कहीं ना कोई लक्षण बताया गया है, जिसमें हृदय हृत भेद ऐसे करके अलग अलग लक्षण आए। तो कहीं ना कहीं ये वात पर इंडिकेट कर रहे हैं कि वहां पे वात कहीं ना कहीं प्रकोपित हो रहा है। उसके बाद संघ की अगर हम बात करते हैं तो संघ यानी अवरोध होना, अप्रवृत्ति। जैसे कि अगर हम मल वेग का धारण करते हैं तो जो हमारा पुरुष होता है उसकी अप्रवृत्ति अवरोध हो जाता है, मल का अवरोध हो जाता है। फिर भंग यानी वक्रता। वैसे ही अगर हम जैसे आम बात के पेशेंट्स में देखते हैं हम कि कंटिन्यूसली जब बहुत क्रॉनिक जब वो पेशेंट हो जाता है तो आगे जाके वहां पे वक्रता ये हो जाता है। उसके बाद संकोच यानी आकुंचन होना, यानी अवयवों का आकुंचन हो जाना, यानी कि अच्छी तरह से उसका विस्तार ना हो पाना और उसका संकुचित हो जाना। फिर हम हर्षण देखते हैं, हर्षण में भी यहाँ पे जैसे हर्ष कर्णम यानी जैसे एग्जाम्पल की अगर जब पेशेंट मूत्र वेग का अवधारण करता है तो वहां पे पेशेंट को जब हम देखते हैं तो पेशेंट हमको कंप्लेंट करने के लिए आता है कि जैसे यूटीआई के लक्षण होता है, तो यूटीआई के लक्षण में जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे हर्षण ये लक्षण जरूर होता है। क्यों? वो हर्षण जो वो शब्द है वो कहीं ना कहीं वात से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि वहां पे मूत्र वेग का धारण किया गया था जिसके कारण वात प्रकोपित हुआ और उसने हर्षण ये लक्षण उस स्थान पे दिखाया मूत्रवाह स्रोतस की जगह पे। इसलिए वहां पे जो एक अजीब सा जिसको गूज बम्स कहते हैं, यानी यूरिनेशन की टाइम पे गूज बम्स जैसी फीलिंग होना, तो यहाँ पे ये हर्षण जो कार्य है ये वात का होता है। उसके बाद तर्षण यानी तृष्णा रखना, तो तृष्णा भी कहीं ना कहीं ये जो होता है ये वात का कार्य होता है। फिर कपकपी होना, जैसे कि हम वात ज्वर में ये लक्षण देखते हैं तो हमको ये फॉर एग्जांपल कपकपी ये लक्षण हमको मिल जाता है। पारुषता जैसे कि कल भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि पारुषता यानी ये जो ड्राइनेस या रुक्षता ये जो लक्षण है ये वायु का ही लक्षण है। और अगर हम किसी भी व्याधि में अगर व्यात व्याधि की बात करते हैं तो व्यात व्याधि की जो लक्षण होते हैं पूर्व रूपावस्था ये शो नहीं होती है। हमको पेशेंट को खुद समझना पड़ता है कि पेशेंट कब ये आगे जाके वात व्याधि में कन्वर्ट होने वाला है। तो इसलिए अगर हमको वो लक्षण पहले से अगर हम मांसवाह स्रोतस में अगर किसी भी तरह से बॉडी में रुक्षता है या मल का वटक बनना है या ऐसे अगर कोई रुक्ष के सिम्टम अगर बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, अगर हम ऐसे कोई लक्षण समझते हैं और पेशेंट की कहीं ना कहीं पीछे से हिस्ट्री मिलती है, मलवेग धारण है या वात का आहार विहार उस तरीके का है, तो इसका मतलब वो पेशेंट में हमको कहीं ना कहीं सेहन तुरंत बोलना चाहिए ताकि वो आगे कन्वर्ट ना हो वात व्याधि में। फिर शौचर ये लक्षण मिलता है, खोखलापन। जैसे कि हम देखते हैं कि कई पेशेंट में जब हिस्टेक्टोमी हो जाती है, गर्भाशय का निर्हरण हो जाता है, तब मैक्सिमम पेशेंट में हम ये लक्षण देखते हैं कि वहां पे जो वायु होती है, वायु का प्रकोप होता है, उसके कारण वहां की बोन्स में शिथिलता आ जाती है। इसलिए मैक्सिमम वहां पे ऐसे पेशेंट्स पे बोन जो है वहां पे ये पर्टिकुलर ये शौचर्यता ये लक्षण उनकी बोन्स में जरूर मिलता है। फिर
शोष सूखना, तो ये तो हम देखते ही हैं कि वात के लक्षणों में जहां जहां भी वात का वृद्धि होती है वहां पे कार्ष्ण ये लक्षण जरूर आता है। उसके बाद स्पंदन, फड़कना, ये भी लक्षण हम वातवादी में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कहीं पे भी हम रक्त व स्रोतस में अगर रक्त सिरागत कहीं वात की दृष्टि होती है तो स्पंदन ये लक्षण हमको जरूर मिलता है। फिर वेष्टनम, लपेटना, तो ये भी हम जब जैसे कि हम जब हम वातज ज्वर के पूर्व रूप पढ़ते हैं तो वहां पे वेष्टनम करके ये लक्षण जरूर मिलता है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से अगर ये हम सिम्टम्स कोरिलेट करते हैं तो हमको वात के सारे कर्म और उसकी चिकित्सा अगर हम फिर कोरिलेट करते हैं हम चरक से चिकित्सा में अगर हम कोरिलेट करते हैं वातवादी में तो हमको पर्टिकुलरली चीजें मिल जाती हैं एज इट इज। जी सर, थैंक यू। कितना इंटेलिजेंट है आप अभी एमडी होने के बाद अच्छा कॉलेज में ज्वाइन हो जाइए, सब सुनते रहेंगे, सारे बच्चे सुबह से शाम तक आपको ही सुनते रहेंगे। थैंक यू सर। सच में बहुत इंटेलिजेंट है आप। और सर किसी को मैंने बस कोशिश की। यही कोशिश से तो आप कितना अच्छा बोली हैं, कितना अच्छा बोली हैं। आकांक्षा मैम रियली आपने बहुत नाइसली एक्सप्लेन किया, एक एक मतलब क्वेश्चन एक अक्सर कामयाब हो जाते हैं। सब एकदम क्लियर हो गए। वात के जो भी प्रकोप के जो भी लक्षण थे सारे क्लियर कर दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया Thank बताया, you. बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आकांक्षा मैम। क्यों प्रणाम सर, आकांक्षा मैम, प्रणाम आप सर। बहुत दिनों के बाद आवाज सुना आपका। थैंक यू। मैम थैंक यू मैम, थैंक यू, आप लोग का आशीर्वाद है। नहीं, अच्छा एक्सप्लेन, हम लोग इतना एक्सप्लेन मैम, कभी इसी नहीं से कर पाते related- बहुत अच्छे से किया, थैंक यू मैम। मैम एक अच्छी प्रैक्टिशनर भी हैं और अच्छे से बताई भी है, और एमडी भी होने वाला है मैम का भी 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा। सर एक पेशेंट है इसी पंच महाभूत के उसमें कैसे एनालाइज करेंगे। उनको हाँ। फीवर था, हाँ 1.5-2 साल पहले कोविड हुआ था और उसके बाद उन्होंने डोलो और पैरासीटामोल काफी लंबे समय तक लेती रही। 1.5-2 साल से वो पूरी चिकित्सा करा रही, पूरी बॉडी में उनको ईचिंग होती है, पूरी बॉडी में, और कहीं कोई खराश नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बहुत ईचिंग होती है। उन्होंने कई टेस्ट कराया, 200 टेस्ट कराए उन्होंने, फिर डाइटिशियन का कराया, फिर इसकी एलर्जी उसकी एलर्जी बताया उन्होंने, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ उनको। रायपुर से फिर किसी ने बताया तो यहाँ आई अपने यहाँ। तो सर ये जो वातज ज्वर था उनका, उन्हीं का जो प्रकोप था वो अस्थिगत पहुंचा है। तो इसके अकॉर्डिंग लेते हुए मैं फिर उनको स्नेहन स्वेदन करवाई और एक आम पाचन नहीं की? आम पाचन? जी सर, आम जी पाचन? आप वो, हाँ वो तो दी सर, वो 3 दिन के लिए ही आई थी तो उनको दीपन पाचन, आम पाचक बटी ये भी चलाई मैं। और साथ में एक काढ़ा भी चलाया मैंने, सुदर्शन काढ़ा, क्योंकि ज्वर है उनको कहीं ना कहीं तो अंदर था। और सारे टेस्ट हुए थे सर। फिर उसके बाद कुछ ESR ही बढ़ा हुआ उसमें दिखा, बाकी सब कुछ तो ठीक आ रहा था। फिर मैं एक और टेस्ट कराई उनको, यूरिक एसिड और इसका CRP का। तो CRP उनका बढ़ा हुआ मिला मुझे और यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ मिला। तो चिकित्सा में उनको 3 दिन में बहुत आराम मिला, जैसे स्वेट बाहर आया और पेट भी काफी कोष्ठबद्धता भी थी और पीरियड्स भी उनके 1.5-2 साल से काफी डिस्टर्ब थे। तो इसके तहत कि कहीं ना कहीं उनको अभी भी ज्वर आरूढ़ है और वो अस्थिगत है सर। वातज प्रकोप था उनको, इसीलिए इतना इरिटेशन हो रहा था और पूरे किसी भी कपड़े से बर्तन से खुजलाती रहती बॉडी को। तो अभी शांत है, 45% समथिंग तो आराम है उनको और दवाइयाँ दे करके भेजी हूँ। नेक्स्ट मंथ फिर आने को बोले हैं। तो आपको मेन क्या करना है कि अस्थिगत ज्वर को निकालना है कि कंडू को ठीक करना है? पहले तो ज्वर का शमन ही करेंगे सर। तो आप सबसे पहले लंघन कराइए, लंघन षडंग पानी पे रख दीजिए या शुंठी सिद्ध जल पे रख दीजिए। और आप जो दवाई दे रही हैं वो बहुत अच्छा है, आप उसमें त्रिभुवन कीर्ति ऐड कर दीजिए तो वो वात कफत ज्वर में अच्छा काम करता है। और सरसों का तेल कंडूक नगण में, सरसों का तेल और नीम उसको मिक्स करके पूरा बॉडी पे लगा दीजिए और विरेचन करा दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और उसके बाद में जब दोष निकल जाए सब और पेशेंट का फीवर कम हो जाए, उसके बाद में अस्थिगत गए ना तो वहां पर हमें बस्ती देना पड़ेगा। बस्ती में तिक्तक क्षीर बस्ती सबसे अच्छा काम करेगा। जी सर। क्योंकि गुड़ूची है उसमें, वो ज्वरग्न है, पटोल है, यष्टि मधु है, किरातिक्त है, तो वो दीजिए। अभी वो रस पाचक, रक्त पाचक और आम पाचक भी मैं उनको साथ में चलाई हूँ। रस और पाचक से भी कंडू कम हो जाता है।
जी सर, उनको 3 दिन में बहुत आराम मिल गया। बोले इतना मैं 1.5 साल से घूम रही हूँ सब बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में जी और आराम नहीं मिला और पेट तो साफ ही नहीं होता था। तो लेहम दी हूँ, त्रिवित लेहम और स्नेह सिक्त भोजन के लिए खिचड़ी, दलिया यही सब हल्की जो डाइट है वही चला रहे हैं उनको। सर इसको पंचभौतिक में कैसे एनालाइज पंचभौतिक से करें? आप देखेंगे तो आम बनना क्या होता है? अम्ल धर्मता बढ़ना, जी, पृथ्वी और आप बढ़ना, जी अम्ल धर्मता पृथ्वी और बढ़ना। तो हमें तेज को बढ़ाना है, क्षार धर्मी द्रव्य देना पड़ता है। तो जी, अग्नि, वायु, आकाश वाले द्रव्य देते हैं हम लोग। तो आपने जैसे सुदर्शन घनवटी दिया, तेज महाभूत प्रधान है। और जी, हमें पार्थिवता और अम्लीयता, पार्थिवता और आप्यता, पानी को और पृथ्वी को कम करना है, आम का पचन करना है। उस तरह से देखिए, लंघन इसीलिए कराना उनको भी वायु। गर्भाशय में भी प्रॉब्लम आया सर, वो मेंस वगैरह नहीं आ रहा था उनको अच्छे से। तो वो आम की वजह से है ना, स्त्रोत जी, अवरुद्ध हो गए, रसव, रक्तव, आर्तव सब अवरुद्ध हो गए। तो इसमें आम पचन करेंगे तो आकाश को बनाएंगे। आप लंघन कराएंगे तो आकाश को क्रिएट करेंगे, वायु को क्रिएट करेंगे, स्त्रोत जी, दूर करेंगे। तो इसलिए लंघन कराना चाहिए और बाकी आपका दवाई एकदम बेस्ट है। जी सर, थैंक यू हाँ सर। आशा मैम, आप जो बोल रही हैं कृपया यहाँ बोलिए, फेसबुक पे लोग सुनना चाहते हैं। जी सर, यही जो आपने बताया, मेरे पास भी सेम केस आया था ऐसा। कोरोना के बाद उनको पूरे शरीर में कंडू वगैरह था और आम बात भी था। तो मैंने वही क्लासिकल विरेचन कराया था, तो उससे कंडू उनका काफी कंट्रोल में आ गया था। जी मैम कंडू नहीं था उनको, कोई भी कंडू नहीं था, सिर्फ ऐसे नहीं ही मैम, ये इरिटेट। जो आप संप्राप्ति बता रही ना, जी, दैट इज जी, पित्तावृत वात है ये। जी, और ये जी, अस्थिगत चला गया है ना, तो हमें जी, आवरण दूर करना है। तो उसके लिए आपको विरेचन पहले कराना ही पड़ेगा। जैसे सर ने हाँ बताया, मैम, लंघन दीपन पाचन के बाद आप विरेचन कराएंगी ना, तो ही पित्त का निर्हरण होगा और तभी वो वात, मतलब जो आवृत वात है, वो फिर फ्री हो पाएगा। तो जी ही मैम, उसका वो आप जैसे वस्ती जो भी दिया आप, उनको ना तो उनको क्विक रिलीफ मिला बिल्कुल, जैसे हाँ 2-3 बिल्कुल, मोशन गए बस्ती तो उनको। बहुत बढ़िया ही है मैडम, जी, लेकिन एक बार विरेचन का भी इसमें काफी बढ़िया रोल है। नहीं मैं दे दिया उनको विरेचन के लिए, 2 दिन अच्छा। नस भी की थी, यहाँ थी तो कफ भी निकला उनको और बहुत जी रिलीफ मिला। बोली रात में बहुत सुख से सोई हूँ मैं इतने साल के बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल जी बाद। मैम, मेरा भी सेम पेशेंट था। उनका तो वेट लॉस भी होने लग गया था। शी वॉज जस्ट 42 kg, इतना ही रह हम्म, गया था। तो फिर वो बोले कि नहीं, अभी धीरे धीरे मेरा वेट भी बढ़ रहा है और कंडू वगैरह भी कम हो गया है। जी मैम, जी मैम, आहार विहार का उनमें खास से ध्यान करवाइएगा, ध्यान से करा दीजिएगा थोड़ा उन्हें। रसायन द्रव्य वगैरह दीजिए और घी वगैरह का पान कराइए, शतावरी घृत वगैरह बाद में जब आवरण हट जी, जाए, जी, हाँ, हाँ उसके मैम, लक्षण अभी मिल तो जाए थोड़ा बाद सा में। ये पाचन हो जाए इस काम का। जी। जी, थैंक यू। ये बहुत अच्छा बताया मैम, मनीषा मैम। सर डॉक्टर प्रणाम। सुभाष सर, हाँ सर बताइए सर। सर एक मेरे को ये पूछना था कि जैसे वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप तो होता है, और वर्षा ऋतु में सभी द्रव्यों में और औषधियों में अम्ल रस की उत्पत्ति हो जाती है, हम्म। तो वो अम्ल रस सर वात का समन क्यों नहीं करता है? अम्ल रस नहीं करता है ये ना, कैसे होता है कि जल जल गुण प्रधान रहता है ना, तो जी। अम्लीय होते हैं, लेकिन अम्ल रस इतना भी थोड़ा ना बनता है, अम्लीय जल होता है। अम्लीय जल, अच्छा। हाँ अम्लीय होता है, वो पित्त का संचय करेगा। लेकिन हाँ, अच्छा। वर्षा ऋतु में शीत गुण वाले वायु जा रहे हैं, शीत और रुक्षता वाला हवा चल रहा है बहुत ज्यादा, बारिश वाला, इसलिए प्रकोप तो होता शीत और वायु की रुक्षता के कारण वो है, वायु का प्रकोप हो शीतलता जाता के है। कारण वो वायु की वृद्धि होती है ना, शीतलता हाँ और रुक्षता प्रकोप हो के जाता कारण। है हाँ। अच्छा, जी जी सर। अम्लता इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहती है कि वायु को शमन कर पाए। हाँ, अच्छा, जी। अम्लता जो है पित्त का संचय होने लगता है, वहां पे अग्निमंद हाँ, हो जाता है। अच्छा, वो अम्लता मध्यम रहती है तो वो पित्त का भी संचय करने लगती है साथ पित्त में। का संचय करने लगती है, अग्निमंद हो जाता है, खाया पिया पचता नहीं है। जी जी जी, हाँ हाँ। और वो शरद ऋतु में प्रकोपित हो जाती है जब गर्मी पड़ती है तो। जी सर इसलिए वर्षा ऋतु में स्वेदन वगैरह ज्यादा कराना चाहिए, जैसे नाड़ी स्वेदन है, उगा हाँ स्वेदन है वगैरह ज्यादा कराना चाहिए, आई थिंक। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू। और इसमें संचय के 3 स्टेप बताए हैं, 3 स्टेप में संचय होता है। इसमें अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12 चैप्टर में 22 नंबर का श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं कि चयो वृद्धि स्वधाम्य प्रदेशो वृद्धि हेतुषु विपरीत गुण इच्छा च, मतलब 3 स्टेप क्या रहते हैं कि दोषों का अपने स्थान स्वस्थान में बढ़ना, यह पहला स्टेप है संचय होने का। दूसरा बोलते हैं कि दोष के कारणों के प्रति द्वेष बनना, जैसे कि किसी ने मीठा खाया, नहीं किसी ने ठंडा खाया, तो ठंडा खाने से वायु का प्रकोप हो रहा है, तो फिर ठंडा खाने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी द्वेष हो जाता है।
और तीसरा है कि विपरीत गुण वाले द्रव्यों के सेवन की रुचि होती है। जिसने ठंडा खा के वही का प्रकोप हुआ है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, तो उसको गर्म चीज चाहिए, मतलब सूप चाहिए, जूस चाहिए, गर्म उसको प्रावरण चाहिए, स्वेद चाहिए। ऐसा विपरीत गुण की इच्छा होना, अपने दोषवर्धक कारणों के प्रति द्वेष होना, दोषवर्धक कारणों के प्रति द्वेष होना, और पहले अपने स्थान में बढ़ना, वहां पे मॉलिक्यूल्स एक्युमुलेट होने लगते हैं, अपने स्थान में बढ़ना, ये होता है, ये संचय अवस्था होती है। ठीक है, आज का चर्चा बहुत अच्छा रहा, आप सब लोगों का धन्यवाद। कल हम पित्त का संचय प्रकोप प्रशम और कफ का संचय प्रकोप प्रशम देखेंगे। तो अभी हम सेशन बंद करें, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। हम सुबह भी पढ़ते हैं, शाम को भी पढ़ते हैं, दिन भर पेशेंट भी देखते हैं, थोड़ा ब्रेक लेके करना चाहिए। प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम सर, सर। प्रणाम। थोड़ा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं 8:15 बजे। थैंक यू। जी प्रणाम सर। जी सर। प्रणाम सर।